हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 3 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering topics of governance under GS2 paper. Yesterday we have covered right to information, its limitations and impact on the information commission. Today we are going to cover third topic of governance, which is role of civil services in a democracy. 4 questions have been asked about this topic in last 10 years. We are going to cover 2 questions in today's discussion. One question is from 2016 paper and the other one is the recent one of 2024 paper. As usual, we break the question in 3 parts: intro, body and conclusion. We also divide body part in further subparts as per the demand of the question. The questions that were asked previously are there on the screen. Theme of all these questions are more or less similar. The broader theme is that what are the challenges faced by civil services and what reforms we can provide for. Before starting the question, I want to tell you guys one thing, that the most important part of answer writing is understanding the question's demand. What the question is talking about is most important. Going further, so let us start our today's discussion. The first question that we are going to cover is this, that the traditional bureaucratic culture and structure have hampered the process of socio-economic development in India, and then comment on this statement. So हम लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसने इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको हैम्पर किया है. तो हमें इस पे कमेंट करना है कि क्या इसने प्रोसेस को हैम्पर किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो हम क्या रिफॉर्म्स उसमें ला सकते हैं. इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हमें मेजर जो है इसके स्टेटमेंट को एड्रेस करना है. इंट्रो के अंदर मैंने ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसी को थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की है कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर है इंडिया के अंदर, वो किस चीज़ से मार्क किया जाता है, मींस किस चीज़ से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन से, रिजिड प्रोसीजर से, इन सब से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. और इस चीज़ को फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि इससे इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर हुई है. किस तरीके से हैम्पर हुई है अभी हम वो देखेंगे. तो मैंने जो सब हेडिंग बनाई है इसके, चूँकि ये हमारा 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रो के जस्ट बाद जो मेन जो क्वेश्चन की डिमांड है वो स्टेटमेंट में ही दी हुई थी, तो मैंने उसी को अपनी सब हेडिंग बनाई है. तो मेन जो हेडिंग है हमारी वो ये है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर एंड स्ट्रक्चर हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फॉलोइंग वेज. द फर्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट लीगेसी ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. कि जो इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो कॉलोनियल एरा में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी वो अभी तक फॉलो की जा रही हैं. दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स बीइंग आउट ऑफ टच विद ग्राउंड रियलिटीज़. कि मोस्टली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता होता है, फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास बहुत कम होती है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है. थर्ड वन की लेंथी अप्रूवल प्रोसेस है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अप्रूवल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इसको हम एक नाम देते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप. चौथा है ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रेदर देन मेरिट. ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम चलता है कि इनका जो ट्रांसफ़र्स है और जो इनकी पोस्टिंग है वो इनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से होती है, ना कि मेरिट के बेसिस पे. तो ये चीज़ भी ब्यूरोक्रेसी को हैम्पर करती है. फिफ्थ वन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड फंड्स फॉर लोकल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए कि इन तरीके से जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है. अब हम यहाँ पे क्या मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है. इसका फर्स्ट पॉइंट है
कि हम ब्रोडन करें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टू एवेल्यूएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, लीडरशिप पोटेंशियल, कि जब हम ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस में हमें ये वाले पैरामीटर्स डालने चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कितनी है, उनके क्या लीडरशिप पोटेंशियल है, एट्सेट्रा। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्विसेज टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, की इंडिया के अंदर जो सर्विसेज का नंबर है वो बहुत ही वास्ट है, तो हमें वो नंबर कम करना चाहिए ताकि हम ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकें, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए रोबस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम्स को एंड हैंड ऑन ट्रेनिंग टू ब्रिज द स्किल गैप, कि जो कि हमने चैलेंजेस में देखा था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता होता है, तो हमें उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि जो स्किल गैप है उसको हम ब्रिज कर सकें। द फोर्थ वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है स्पैरो पोर्टल का, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको अप्रेजल दिया जाएगा। फिफ्थ वन इज़ टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस। यहाँ पे भी मैंने एक सीपी ग्राम्स पोर्टल का एग्जांपल दिया है कि ये जो पोर्टल है ये बेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए बेटर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि हमें ई गवर्नेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसकी जो इनिशिएटिव है, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डिजिटाइज कर सकें। अगर हम इस प्रोसेस को डिजिटाइज कर पाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अपने आप एनहेंस हो जाएगी। यहाँ पे मेरा बॉडी वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। चूँकि हम वे फॉरवर्ड ऑलरेडी दे चुके हैं तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन को वे फॉरवर्ड का थोड़ा समअप करने की कोशिश की है कि सेकंड आर्क रिपोर्ट ने बोला है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की अर्जेंट नीड है, और वो हम कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, और इस तरीके से हम जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, बट मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइंड टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with that view that drastic reforms are required in civil services? Comment. तो यहाँ पे फिर से हमें एक स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट लाइन के अंदर कि जो हमारी सिविल सर्विसेज थी वो स्टार्ट की गई थी इंडिया के अंदर, या फिर डिज़ाइन की गई थी न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस के गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जो हमारा प्रेजेंटली जो कंटेक्स्ट चल रहा है वहाँ पे ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस वाला, ये लैक कर रहे हैं। तो अब इसने आगे पूछा है कि क्या आप इस व्यू से एग्री करते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिविल सर्विसेज के अंदर वो मोस्टली सिमिलर ही हैं जो हमने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि कॉलोनियल माइंडसेट है और ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ टच एंड ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कुछ लेंथी अप्रूवल प्रोसेस वगैरह चल रही हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके लिए इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन की प्रॉब्लम आती है, और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का एक नेक्सस चलता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो रिफॉर्म्स में हमने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड लिखा था, तो हम वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि हमें सीपी ग्राम पोर्टल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दूसरा है कि हमें वहीं की ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को हम एनहेंस कर सकें। कुछ बेंचमार्क हमें डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम असेस कर सकें। जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स वगैरह हैं हमें उनको रिव्यू करना चाहिए और नई स्कीम्स लेके आनी चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसके लिए। हमें प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिले चल रहे हैं हम उसको कम कर सकें, और एक पार्टिसिपेटरी फीडबैक प्रोवाइड कर सकें सिटीजन्स के लिए कि हमारी जो प्रोसेस है वहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सब रिफॉर्म्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है,
बट इसमें भी इसने रिफॉर्म्स की बात की है, तो रिफॉर्म्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लिख रखे हैं वे फॉरवर्ड में मैंने कुछ रिफॉर्म्स, और कुछ रिफॉर्म्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, जो कि हमारी सेकंड आर्क ने रिकमेंड किया था। आप स्पैरो पोर्टल को सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेट कैडर में इम्प्लीमेंट करवाइए, CP ग्राम पोर्टल को एनहेंस करवाइए, ये सभी रिफॉर्म्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लेकिन रिफॉर्म्स लिखने से पहले आपको इनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी बताने पड़ेंगे कि 4 से 5 आप प्रॉब्लम्स लिख दीजिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप 4 से 5 इसकी प्रॉब्लम लिख दीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहा है और प्रोसेस में डिले होता है और उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है काम करने की, तो इस वजह से स्किल गैप आ जाता है। तो ये सब आप प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख सकते हैं, करप्शन वाले प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप 5 से 6 पॉइंट इसके रिफॉर्म्स के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो होलिस्टिक दिखेगा। इसका जो इन दोनों क्वेश्चंस का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो आप फर्स्ट क्वेश्चन का ही कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस ये सभी क्वेश्चन सेम ही है कि सिविल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आप क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव, डिस्कस। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो हमारा पब्लिक परसेप्शन है इंटीग्रिटी और कमिटमेंट का, कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनके अंदर इंटीग्रिटी और कमिटमेंट वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा लोगों का परसेप्शन रहता है। तो उनका ऐसा परसेप्शन क्यों होता है, और वो अगर उनका परसेप्शन है तो वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है और हमें डिस्कस करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो हम वहीं पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन का जो इंट्रो है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने इसके इंट्रो में मिशन कर्मयोगी के बारे में बात की है कि मिशन कर्मयोगी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो शिफ्ट कर रहा है माइंडसेट को रूल बेस से रोल बेस और कॉम्पिटेंसी ड्रीवन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ चेंज कर रहा है। अब पब्लिक परसेप्शन क्यों ज़रूरी है, कि मतलब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी और कमिटमेंट वाली। इसका रीज़न है कि पार्टिसिपेशन ऑफ, वो मानते हैं कि ऑफिसर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो सिटीजन्स को भी लेकर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। दूसरा उनका मानना है कि जो डिपार्टमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनको प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना चाहिए उनके डिसीजंस को, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तीसरा उनका मानना है कि जो भी लॉ है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई किए जाने चाहिए और उनके साथ उनका रीजन ऑर्डर बताना चाहिए और टाइम बाउंड सर्विसेज भी बताई जानी चाहिए। चौथा है वो लोग की सिटीजन्स का या फिर पब्लिक का ये मानना है कि फास्ट एम्पैथेटिक ग्रीवियंस क्लोजर होना चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि हाँ केयर और रिलायबिलिटी दिखा रही है हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं वो। पांचवा है कि हमें जो प्रोसेस है उसको लीन करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए आउटकम्स को। सिक्स्थ है हमारा मॉडर्न सॉल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट मॉडर्न सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो लोगों को लगता है कि हाँ हम फ्यूचर रेडी है और हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे तो हमने पब्लिक के परसेप्शन बताए हैं कि पब्लिक का ऐसा क्यों मानना है कि हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर इंटीग्रिटी और कमिटमेंट वाली वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन ये सभी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है बॉडी के अंदर। मैंने फर्स्ट वाले सब हेडिंग में मैंने 6 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अब कैसे इंश्योर करना है पॉजिटिव परसेप्शन वो देखते हैं हम। पहला पॉइंट है कि हमें इंगेज करना होगा सिटीजन्स को गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में, जैसे हम ग्राम सभा की कंसल्टेशंस होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमें एड्रेस करनी होगी ग्रीवेंसेस और डिमांड्स फेयर तरीके से, कि जो हमारा सिटीजन्स चार्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है हमें उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थर्ड है कि हमें सर्विसेज को स्मूथली और कॉम्पिटेंटली डिलीवर करना पड़ेगा ताकि हमें लोगों को ट्रस्ट मिल सके।
जैसे जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा था कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। चौथा है कि हमें लॉज को एनफोर्स करना पड़ेगा इम्पार्शली और जस्टली। जैसे कोविड-19 की जो रेगुलेशंस थी उनका नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे पॉजिटिव परसेप्शन जो है सिटीजन्स के अंदर इंश्योर किया जा सकता है कि हाँ सिविल सर्विसेज के अंदर इंटीग्रिटी और कमिटमेंट वाली वैल्यूज़ हैं। अब इसके कंक्लूजन के अंदर मैंने सेकंड आर्क के बारे में बताया कि सेकंड आर्क ने बोला है कि हमें अर्जेंट नीड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं हम और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सर्वोत्तम मॉडल, जो कि जिसके थ्रू हम इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।